Hi, everyone. Welcome to the Crescent Sound podcast, where I give you a platform to express your struggle stories. You can either email me your stories on thecrescentsound@gmail.com and I present them on the podcast for you, or I can have you come on as a guest on the podcast and you can tell your story by yourself. Anyways, I'm your host, Luna, and let's begin with today's episode. ओके हेलो एवरीवन, मैं सभी लोगों का स्वागत करना चाहता हूँ हमारे 19th एपिसोड ऑफ द क्रेसेंट साउंड के लिए। और आज का एपिसोड के लिए मैं एक कोट से चालू करना चाहूँगा। सो द कोट इज द ब्लड ऑफ द कवेनेंट इज थिकर देन द वाटर ऑफ द वूम। रफली इसका मीनिंग है कि अपनी जो चोजन फैमिली है, हम उनको हमेशा ज्यादा क्लोज समझेंगे अपने बायोलॉजिकल फैमिली से। एनीवेज, मेरा नाम लूना है और मेरे पास आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। जैसे मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि हमारे नेक्स्ट 5 एपिसोड एचआईवी अवेयरनेस के बारे में है। एंड उसी टॉपिक पे मैं हमारे गेस्ट को वेलकम करना चाहूंगा, मैक। तो हेलो मैक, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ लूना। और अभी मैं रिसेंटली मेरा नाम मैक है और मैं सोशल वर्क में काम कर रहा हूँ जो PL HIV जो HIV से यूथ अपना लाइफ जी रहे हैं उनके साथ में काम करता हूँ और उनको हेल्प करता हूँ कहीं ना कहीं, और मेरी पूरी टीम हेल्प करती है उनको एजुकेशन में, और इसके अलावा कोई जॉब में हम्म। इसके रिगार्डिंग हेल्प करते हैं हम सोशल वर्क में। अच्छा, तो ये जॉब आपको कैसे इंटरेस्ट किया? आपने कैसे इस जॉब में एंट्री ली? मतलब आपका इंस्पिरेशन क्या था? आपका मोटिवेशन क्या था? मैं इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मैं मेरी स्टोरी बताता हूँ, उसके रिगार्डिंग ही मैं उसको कनेक्ट करके आगे से बताता हूँ आपको। तो जब मैं 8 इयर्स का था तो मेरे दोनों पेरेंट्स एक्सपायर हो गए थे HIV की वजह से, और उस टाइम पे मेरी फैमिली थी, मतलब मेरे दादा दादी और मेरे ताऊ जी, और फैमिली में बुआ हुआ सब लोग होते हैं। तो उन सब ने मेरे साथ में पेरेंट्स के बाद में इतना डिस्क्रिमिनेशन किया, मेरा स्कूल के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, बहुत ज़्यादा भेदभाव ऐसे हुआ था। और फैमिली के अंदर मेरे पास एजुकेशन नहीं था, और मैं 8 साल का था सिर्फ। और उसके रिगार्डिंग मेरे पास में बीमारी को सबको पता लगा तो सब मेरे से दूर रहने लग गए, बच्चे हों चाहे बड़े हों। उन सब ने मेरे बर्तन अलग कर दिए खाने के। खाने के बर्तन अलग करने के बाद में मेरा सोना अलग है, मैं अलग से रहता हूँ एक कमरे में, चुपचाप अकेला सा। और मेरे को डर लगा रहता था अकेला कुछ हो जाएगा, या फिर बचपन में रहता है कि हाँ भूत भूत आ जाएगा ऐसा हम्म। कुछ। तो मैं अकेला ही डरता रहता था उस कमरे में अकेले रह के। तो उसके बाद में धीरे धीरे जैसे 1 साल निकला, 1 साल में वहीं रहा, और मैं HIV था मेरे को भी, और मैं बीमार होने लग गया, कंटिन्यू मेरे को बीमारी होने लग गई। और बीमार रहने लग गया, मेरे को हॉस्पिटल कोई नहीं दिखा रहा है, मैं रूम में ही बैठा हूँ। तो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा वाली कंडीशन थी, लेकिन सोशल अवेयरनेस वाले और वो लोग थे, टीम आई थी, जो घर पे आई हमारे, बोले HIV का बच्चा था यहाँ पे एक। तो वो ढूंढे, उन्होंने मेरे को फाइंड आउट किया। और उसके बाद में फिर मेरे को वो बोले कि ठीक है ये बच्चा हमारे को दे दो, हम इसका जो पालन पोषण है हम करेंगे। तो उनके बाद में फिर वो मेरे को लेके आए जयपुर में, जयपुर राजस्थान में, और मेरे को यहाँ पे एक NGO में रखा जो HIV पॉजिटिव होम था, उसमें रखा गया मेरे को। वहाँ पे जो मेरे बाकी फैमिली मेंबर थे वो इतना सारा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, पास भी नहीं रख रहे थे, एक रूम में रख रहे थे। और यहाँ के लोगों ने इतना एक्सेप्ट कर लिया तो मेरा एकदम से 360 में एकदम चेंज हो गया कि ये क्या हो गया, एकदम से ये लोग मेरे को क्यों टच कर रहे हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि इनको भी हो जाएगा, क्योंकि मेरे को प्रॉपर नॉलेज नहीं थी HIV की, और ये बीमारी थी मेरे को जो इसकी। तो उन लोगों ने मेरे को ट्रीटमेंट चालू कराया मेरा, और मेरा न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया, हेल्थ पे ध्यान दिया। और कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे को बहुत अच्छी लगी कि हाँ मेरे को अपना रहे हैं, एक मेरे को एक कनेक्टिव फील हो रहा था उनके साथ में। और बहुत सारे ऐसे और बच्चे थे जो सेम HIV पे जी रहे थे, HIV का ट्रीटमेंट ले रहे थे, और वो जी रहे थे, अपना लाइफ सर्वाइव कर रहे थे और पढ़ाई कर रहे थे वहीं रह के। तो एक हॉस्टल टाइप का था जहाँ पे पॉजिटिव लोग ही रहते थे, और हम बच्चे ही थे सभी। और धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया, मेरा एजुकेशन वहाँ से स्टार्ट हुआ। और फिर मैंने पूरा पढ़ाई करा। स्कूलिंग में ऐसा कुछ नहीं था कि भेदभाव हो रहा हो मेरे साथ में। वो लोग बात कर रखी थी प्रिंसिपल से, और यहाँ के लोग एजुकेटेड थे तो इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया उनको पता होने के बाद भी। तो वहां से मेरी स्कूलिंग होने के बाद में फिर मैं आप 18 का हुआ। 18 का होने के बाद में एक उनका ना PL HIV जो यूथ का जो HIV बच्चे रहते हैं उनका एक नियम होता है कि आफ्टर 18 तक वो रखते हैं, उसके बाद में उनको जाना पड़ता है। तो हम्म। मैं भी NGO में रहा था। और उससे निकलने के बाद में मेरे ये था कि ठीक है पेरेंट्स नहीं है, फैमिली नहीं है, वो लोग वैसे भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बट
कुछ मेरे को सपोर्ट करा एनजीओ वालों ने कि ठीक है जॉब में हो, जॉब लगवाया, या फिर मेरे को आगे का एजुकेशन था, कॉलेजिंग कर रहा था मैं, कॉलेज के अंदर मेरे को हेल्प किया और हम्म, मैंने कॉलेज कंप्लीट करी मेरी। देन मैं थोड़ा सा ये हो गया कि डिपेंडेंट हो गया, मैं कर सकता हूँ, मैं कैपेबल हो गया इस चीज़ में कि ठीक है मैं मेरी आगे की पढ़ाई है जो मास्टर डिग्री है वो मैं कर सकता हूँ, या फिर कोई अच्छी जॉब फाइंड आउट कर सकता हूँ। और मेरे को प्रॉपर नॉलेज था इस दौरान कि मेरे को कैसा ट्रीटमेंट लेना है, मेरे क्या डिजीज हो रखी है, एचआईवी से क्योर कैसे करना है, मेरे को हेल्दी कैसे रहना है, इन सब का मेरे को नॉलेज उस दौरान मिल गया था हम्म, क्योंकि प्रॉपर मेडिकेशन था वहाँ पे। और उसके बाद में फिर जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ी और फिर मैंने और देखा कि जितने भी निकल रहे हैं किसी का एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो बच्चा लेट आया था, और लेट आने की वजह से वो बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं था, वहाँ पे एजुकेशन कर ही नहीं रहा था, पढ़ाई कुछ कर ही नहीं रहा था। तो उसको आते ही फर्स्ट क्लास में कर दिया। देन वो नाइन्थ या एट्थ में ही वो पास आउट हो रहा है 18 का होके। देन वो उसको समझ में नहीं आ रहा करे क्या, उसका एजुकेशन पूरा नहीं हो रहा है, हम्म, पढ़ाई पूरी नहीं होने के कारण वो कुछ भी कर रहा है या गलत चीजों में जा रहा है, जैसे ड्रिंकिंग करना या फिर और नशे पते करना। तो इसको देखते हुए काफी सारे बच्चे ऐसे निकले जो गलत चले गए, एक दो की डेथ भी हो गई एचआईवी के थ्रू, और वो ड्रग व्रग की वजह से। हम्म, तो हमको लगा कि हाँ, और हम में से दो चार लोग ऐसे थे जो हम निकल के आए, हम आपस में कांटेक्ट था जो एनजीओ से ही थे। हम्म, तो एनजीओ वाले लोग अच्छे थे, वो सपोर्ट करते थे किसी भी चीज में, चाहे वो गाइडेंस में हो चाहे मेंटरशिप में हो। तो इसमें वो हमेशा आगे रहते थे। और इसके अलावा जो हम टीम बनी थी हमारी यूथ की, हम कनेक्ट हुए आपस में और बोला कि हमको काम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पे काम करने की, क्योंकि आफ्टर 18 कोई ध्यान नहीं देता जिनकी कोई फैमिली ही नहीं होती है। और उस पे फिर हमने स्टार्ट किया था, हमारी जॉब के साथ साथ में हम जॉब कर रहे थे अपनी अपनी। हम्म, तो उसके साथ में स्टार्ट किया कुछ कि हम ऐसा कुछ करते हैं पहले। हमने खुद से स्टार्ट करा कि ठीक है हमारी सैलरीज में से कुछ कुछ अमाउंट निकाला और हमने हेल्प करना स्टार्ट किया। हम्म, बट लगा कि हम नहीं कर पाएंगे ज़्यादा लंबे समय तक। फिर हमने एक सीबीओ फॉर्म करा, पॉजिटिव युवा नेटवर्क, और इसके रिगार्डिंग हमने उन लोगों को रीच किया और कुछ फंडिंग एजेंसी को रीच किया कि हमको हेल्प मिले और हम इनकी हेल्प कर सके बच्चों की जो हम्म। निकल के आ रहे हैं। तो मतलब जब आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे ना, हम्म। तो जो डिस्क्रिमिनेशन या ट्रीटमेंट आपके अगेंस्ट किया गया था, तो आई मीन हाउ डिड यू फील, मतलब कैसे फील किया था? आप तो बहुत छोटे थे ना, तो मतलब उस पे क्या इफेक्ट आया था आप पे? इनफैक्ट उसमें जो सिचुएशन थी ना, एक तो मेरी एज नहीं थी इतनी मैं सब कुछ डिसीजन ले पाऊँ या कुछ भी कर लूँ किसी के जाके कहीं पे हम्म, भी और कहीं भी रह लूँ। और मैं फैमिली में रहा था, मेरे को नहीं एक्सपीरियंस था कि अकेले कैसे रहते हैं। और एकदम से पेरेंट्स के जाने के बाद में दोनों पेरेंट्स मतलब विद इन 1 मंथ दोनों ही एक्सपायर हो गए थे। हम्म, और उसके बाद में जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन से निकल के आना कि पेरेंट्स नहीं है अपने साथ में। और उसके बाद में फिर जैसे आगे बढ़ा कि मेरे को पता लगा कि हाँ मेरे ये डिजीज भी है। हम्म, और तब तक बचपन से लेके मेरा कोई ट्रीटमेंट चल नहीं रहा था। हम्म, और मेरे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, बहुत ज़्यादा बीमार था। और फिर उस कंडीशन में पेरेंट्स नहीं है, बीमार हूँ, और जो बाकी फैमिली मेंबर है उनको साथ देने की बजाय वो एकदम अपोजिट खड़े हैं मेरे, मेरे पास भी नहीं आ रहे हैं। और खाना भी अलग से दे रहे हैं, नहीं तो सुबह खाना दिया या फिर रात को दिया नहीं दिया कोई उनको टेंशन नहीं है। बोले हो जाए तो हो जाए, डेथ हो जाए इसकी, हमको कोई रिलेट नहीं करना ऐसे, इनके पेरेंट्स भी खत्म हो गए ये है तो ये भी खत्म हो जाएगा। हम्म, और जब मेरा भाई भी था एक बड़ा, तो वो रहता नहीं था पास में इधर, वो हम्म, बाहर काम करता था, हाँ, आउट ऑफ राजस्थान काम करता था, तो वो आता ही नहीं था घर पे। हम्म, तो उसको भी पता लगा, लेकिन उसने भी, उसका भी यही मेंटेलिटी थी कि हाँ मेरे को हो जाएगा, तो वो भी खुद भी दूर चला गया, एक रियल भाई होके भी उसको प्रॉपर नॉलेज थी नहीं चीज़ों को लेके। हम्म, तो वो तो चला गया छोड़ के उस टाइम पे। और उसके बाद में फिर मेरी जो कंडीशन थी ना, बहुत ज़्यादा ऐसी थी, क्रिटिकल थी कि मैं निकल नहीं पाया उससे। हम्म, और पता नहीं, कहते हैं कि है ना ऑटोमेटिक वो सेट होके भेजते हैं, भगवान किसी न किसी को भेज देते हैं मदद के लिए। हम्म, तो वो जो टीम आई थी मेरे पास में वो रैंडमली आई थी रिसर्च के लिए कि उनको पता लगा था एक बच्चा है, और वो कोई रिलेशन में ही थे कांटेक्ट में। हम्म, तो उन्होंने बोला कि हाँ, हमारे बच्चा रहता है, तो मेरे को निकालने के लिए वो कोशिश करते रहते थे इसको कहाँ भेजे कहाँ भेजे, क्योंकि वो नहीं झेल पा रहे थे, अगर मेरी डेथ हो जाती तो उनके ऊपर आ जाता। हम्म, तो उस सिचुएशन से वो निकाल के लेके गए थे मेरे को। हाँ, और वहां से निकलने के बाद में फिर बाकी लाइफ मैंने एनजीओ में स्पेंड करी। और उसके बाद में जो अभी रिसेंटली जो केस हुआ था, तो मेरा भाई ड्रिंकिंग व्रिंकिंग करता था, हम्म, उनमें पड़ गया, वो काम करता था ड्रिंक करता था, उसके ऐसी कंडीशन हो गई फिर वो गिर गया बाइक से और उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। हम्म, और मेरी भी इतनी अभी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं उसको हैंडल कर पाऊँ, सब चीज़ों को उसको लेके हम्म, आऊँ और उसका ट्रीटमेंट कराऊँ।
हमारे कोई आईडी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे कंप्लीट। हम्म डॉक्यूमेंट्स पेरेंट्स के बाद में हम ना हमारे बने थे डॉक्यूमेंट्स, वो कंप्लीट नहीं होने के कारण मैंने नहीं करा पाया उसका ट्रीटमेंट। और वो ट्रीटमेंट के लिए फिर मैंने पैसे और लिए, मैंने उधार हम्म लिए पैसे कि उसका ट्रीटमेंट कराना है। मैंने गुजरात में उसका ट्रीटमेंट कराया हम्म और एकदम से सबसे मैंने कांटेक्ट किया, मेरी टीम से हो चाहे मेरे एनजीओ से कनेक्शन हो। हम्म फिर मैंने फैमिलीज में भी कॉल किए थे, लेकिन ऐसे कितनी मदद नहीं करी। कुछ मेरे को हम्म एनजीओ सपोर्ट मिला, कुछ मेरे फ्रेंड सर्कल से सपोर्ट मिला मेरे को, और हम्म कुछ मेरे नेटवर्क से हमने बनाए थे इससे सपोर्ट मिला। हम्म देन मैंने ट्रीटमेंट कराया उसका, और करा के उसको मैंने गवर्नमेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कार्ड बनते हैं जो फ्री में ऑपरेशन होता है, वो बनवाए और ट्रीटमेंट कराया है। हम्म वही था एक रियल भाई, मतलब ठीक है, उसके उसने खुद ने एक्सेप्ट नहीं करा था मेरे को, और यहाँ पे लाके मैंने, ठीक है, मैं इतना मेंटली स्टेबल हो गया था, ठीक है, मेरे को हम्म पता है बीमारी क्या है, लोगों का क्यों नजरिया बदल जाता है, लोग हाँ अवेयर है नहीं यहाँ पे। हम्म और अवेयरनेस को देखते हुए फिर मेरे को लगा कि ऐसे बहुत सारे यूथ हैं जो निकल के आ रहे हैं, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी कंडीशन में होते हैं कि वो अपने आप को समझ नहीं पाते, या फिर सुसाइड कर लेते हैं, या फिर उनको अकेला ही रख देते हैं एकदम। तो इसको देखते हुए मैंने सोशल वर्क स्टार्ट किया था मेरी टीम के साथ में, क्योंकि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी हम्म और बाकी लोगों को अवेयरनेस है नहीं, वो इसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे हैं, हम्म दूर भागते हैं। उनको बोलते हैं कुछ समझाने के लिए कि ये होता है, तो वो एक अलग नजरिए से देखते हैं, सोसाइटी से अलग कर देते हैं, बोला ये तो अच्छी बातें नहीं कर रहा है। हम्म एक उनको बीमारी के बारे में समझाना, अगर किसी को भी हो जाए तो उनका ट्रीटमेंट कैसे लेना है, कैसे अपने हम्म आप को हेल्दी रखना, निकलना है उस सिचुएशन से। लेकिन बाकी जो लोग हैं सोसाइटी के, समझ नहीं पा रहे इस चीज को। हम्म उसको लेते हुए हमने कुछ स्टार्ट करा है काम। हमारा ये मोटिव है कि ठीक है, जितने भी लोग हैं राजस्थान में, एटलीस्ट तो हम इतना अवेयरनेस करते हैं कि सब हम्म लोग एजुकेटेड रहें इस चीज को लेके, और हम्म, ऐसा किसी के साथ में नहीं हो ऐसा। हाँ मुझे ये नहीं लगता कि जो लोग हैं ना मतलब हाँ ठीक है बीमारी अगर वो जानते भी नहीं है वो जो एक्शंस हैं उनके वो इफेक्ट नहीं जानते हैं ना मतलब आप छोटे से बच्चे हो फिर भी हाँ ठीक है बीमारी है जानते नहीं है उसके बारे में लेकिन फिर भी अकेला क्यों रखना है मतलब बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया आपको तो ये कितने बजे तक 2:30 बजे तक ठीक है क्या बोल रहा था हाँ जो लोग हैं ना वो इफेक्ट नहीं जानते अपने एक्शंस का मतलब हाँ ठीक है उनके पास अवेयरनेस नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सोचना चाहिए ना थोड़ा सा एम्पैथी थोड़ा सा ह्यूमिलिटी होना चाहिए कि मतलब बच्चा है अकेला कैसे रहेगा मतलब ऐसे ही बिल्कुल छोड़ दिया था वैसे ही उस समय ऐसा हुआ था कि जब ये ना बीमारी आई थी, एचआईवी का हम्म नाम सुनने में आया था, तो बहुत ज्यादा लोग वो हाइप पे थी बीमारी को, और सब लोग इससे दूर कर रहे थे, हम्म दूर भाग रहे थे कि नहीं अपन नहीं, अपने नहीं हो जाए, या टच करने से हो जाएगी, हम्म मॉस्किटो से हो जाएगी। तो इन सब चीजों से वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। हम्म तो उन्होंने मेरे को अलग से ही पैक कर रखा था कि ठीक है, जैसे कोविड के दौरान जो सिचुएशन थी वैसा ही कुछ मेरा उस टाइम पे हाल था। हम्म कोविड के टाइम पे काफी इतना नहीं आया मेरे को, जब उसमें बचपन में मेरे को फील हुआ था वो चीजें सारी। हाँ हाँ लेकिन फिर भी इतना ज्यादा मिसट्रीटमेंट के बाद जो आपके भाई के साथ हुआ आपने फिर इतनी मेहनत की उसके मतलब ऑपरेशंस के और इसके मतलब एक्चुअली मैं सोचता हूँ ना, ठीक है, बाकी लोगों में ह्यूमिलिटी नहीं है तो हम्म एटलीस्ट मैं क्रिएट करूँ, या फिर हम क्रिएट करें एक टीम बना के, जो हम्म बाकी लोग समझ पाए, ठीक है। हम्म और बाकी लोगों में नहीं होती, नहीं समझ पाते, अपने से मतलब रखते हैं, अपने काम से, अपने हम्म परिवार से। और बाकी जो लोग थे वो, उस टाइम की सिचुएशन थोड़ी सच ज्यादा क्रिटिकल थी। पर हम्म अभी की ये है कि मैं भी उसका साथ छोड़ देता, मतलब मेरे साथ भी ऐसा किया था तो मैं भी उनका बदला लेने के लिए हम्म मैं भी नहीं करा था कुछ भी, और मैं छोड़ता, ठीक है, मेरा भी, मेरे साथ में कोई नहीं था उस टाइम पे, पर ठीक है मैंने साथ दिया कि ठीक है, मेरे अंदर ह्यूमैनिटी है थोड़ी सी, और ह्यूमैनिटी को मैं और स्प्रेड करूँ थोड़ा सा, हम्म बाकी लोग भी। वो बहुत ही मैच्योर और बहुत ही कमेंडेबल चीज है और बहुत ही अच्छी बात है and I'm very proud of you for showcasing something like that because you literally bent backwards उसकी मदद करने के लिए even though like he mistreated you just abandoned you when you were a child but you didn't hold that against him that's very commendable attitude and I hope he changed after that and I mean उसके अलावा मतलब आप इतने सारे एक्सपीरियंसेस से मतलब आपने डील किया है तो अगर लेट्स से हमारे ऑडियंस में किसी के पास अपने फैमिली में किसी को एचआईवी हो गया
तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे उस ऑडियंस मेंबर को कि मतलब अगर आपके फैमिली मेंबर की एचआईवी पॉजिटिव है तो उनको कैसा मतलब ट्रीट करना है, ध्यान रखना है उनका? ओके, अगर किसी की फैमिलीज में अगर ऐसे कोई निकल जाता है, केस निकल जाता है एचआईवी पॉजिटिव का, हुँ, तो उनको इतना एक तो हाइप पे नहीं लेना है। और लेकिन उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी, लेकिन अब लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं। हुँ, तो इनको लेते हुए ना, बाकी फैमिलीज में अगर कोई केस आता है तो उनको ऐसे डील नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट समझना चाहिए बीमारी जैसे बाकी अदर बीमारियां होती हैं, हाँ, डायबिटीज हो गई, कैंसर हो गई, तो इसमें ये छूने से नहीं फैलती है। हुँ, वैसे ही इसका कुछ कॉज है कि इस कॉज से ही फैलती है, मतलब ये कारण से ही फैलेगी। हुँ, और ये छूने से या बैठने से, खाना खाने से इनसे नहीं फैलेगी हाँ, साथ में। तो उसको अलग तरीके से ट्रीट नहीं करें जिसको है। और मैं अभी है ना बीच में जो मैंने बात बताई थी आईएएस वाली, हुँ, मैं रिपीट कर देता हूँ ना। तो आईएएस वाला हम गए थे इंटरव्यू के लिए, हुँ, लेटर साइन कराने के लिए। हाँ, हाँ, तो उन्होंने नहीं करा, उन्होंने उनका भी जस्ट यही था कि वो आईएएस है, एजुकेटेड है, हुँ, इतना ज़्यादा पढ़ाई करिए तब जाके आईएएस बने हैं। हुँ, तो हम इस मेंटेलिटी से नहीं गए थे, बट हमने जो केस बताया हमारा, मैंने और मेरी एक हम फ्रेंड थे, ग्रुप थे, टीम थी। तो हमने जब बताया कि हम भी एचआईवी पॉजिटिव हैं, तो एकदम से पीछे हो गए हुँ, और मस्कीटो बाइज का पूछने लगे कि मस्कीटो से होता है क्या, या फिर कटिंग कराने से होता है क्या। हुँ। तो ये सब चीज़ें हम कटिंग मतलब? कटिंग, हेयर कटिंग, अच्छा। हेयर कट कराते हैं उससे, उससे भी होता है क्या। देन हमने ये देखा कि हमने इतने ज़्यादा लोग हैं इस पोजीशन पे हैं, उनकी मेंटेलिटी अभी तक वैसी बनी हुई है। हुँ, तो बहुत ज़्यादा वो फैलाने की ज़रूरत है। और एचआईवी ठीक है, एचआईवी एक वायरस है, कोई बीमारी नहीं है। ये हुँ, वायरस बॉडी के अंदर रहता है और इसका एक ट्रीटमेंट चलता है, एक हुँ, दवाई चलती है टीएलडी। हुँ, तो ट्रीटमेंट दवाई लेके और वो हेल्दी रह सकता है नॉर्मल हुँ, इंसान की तरह। इसमें उसके कोई कुछ नहीं होता है कि भाई उसके हाथ पैर डैमेज हो गए या ब्रेन डैमेज हो रहा है, इम्यूनिटी एकदम ही खत्म हो गई, वो मरने जा रहा है, या फिर अपने पास में आएगा तो अपने को हो जाएगा। हुँ, हुँ, तो इनसे सबसे दूर है। और वो एक ट्रीटमेंट ले रहा है एचआईवी, और वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं फैमिली वाले, देन वो कन्वर्ट हो जाएगा डिजीज में, हुँ, एड्स में। देन उसकी सिचुएशन ज़्यादा खराब होगी। हाँ, अगर उस समय ज़्यादा अगर सपोर्ट करें, हेल्प करें, उसके साथ में खड़े हों, थोड़ा सा जानकारी लें, हॉस्पिटल्स में पूछें, फ्री दवाई है इसकी, हुँ, कोई पैसा भी नहीं है, इसकी सारी टेस्टिंग होती है वो भी फ्री है। हुँ, तो थोड़ा सा इनिशिएट लेके उसके साथ में खड़े हों हुँ, और उसका ट्रीटमेंट चालू कराएं, हुँ। ताकि वो बाकी नॉर्मल लोगों की तरह अपना लाइफ जिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इन लोगों का सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि दे आर नो डिफरेंट देन अदर पीपल। मतलब नॉन पॉजिटिव या पॉजिटिव कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस मेडिकेशन लेनी पड़ती है और मतलब पास बैठने से नहीं फैलता है और पानी पीने से या साथ खाने से नहीं फैलता। बस वो लोग समझना नहीं चाहते और मतलब पूरा क्लोज़ माइंड रहते हैं और कुछ एजुकेट नहीं करना चाहते अपने आप को। बहुत ही सैड चीज़ है लेकिन आजकल अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ रही है, तो इट्स अ गुड थिंग। एंड अदर देन दैट मैं बस बोलना चाहूँगा कि इवन दो आपने इतना ज़्यादा मिसट्रीटमेंट फेस किया और स्टिल बहुत मैच्योर मैच्योर थे और अपनी फैमिली मेंबर की हेल्प की और आप इधर हो इस पोजीशन में, you're working, you're accomplished, and it's very inspirational, it's very commendable. थैंक यू। So I'm very proud of you for all the work that you've put in. It takes a lot of hard work and mental strength to go through all of that. And I think that we've covered everything for today's episode. So I think that'll be the end for today. So I want to thank all my listeners for tuning in for today's episode, and I will see you next episode. Bye bye. Thank you for watching this episode of The Crescent Sound. I hope you enjoyed and continue visiting this channel for more uploads. Make sure to subscribe and hit the notification bell to know immediately when I upload, and follow me on Instagram for updates on the coming episode for the Crescent Sound podcast.